Hello students, Jai Hind. My name is Abhinandan Dayal. I am GS faculty at Sandeep Sir Doon Defense Academy. And today's current affairs session, set number 23, I am presenting you. And I hope you are preparing notes out of it. चलो आज शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन. तो हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. तो अभी हमने 75th अपना रिपब्लिक डे बनाया है. वी नो व्हाट इज रिपब्लिक. और चीफ गेस्ट कौन था? तो सबको पता है कि पहले जो चीफ गेस्ट था वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. नाम था जो बाइडन. पहले हमने इन्हें इनवाइट किया था, बट इन्होंने फिर मना कर दिया और इंडिया ने एकदम अरेंजमेंट कर लिया. और अरेंजमेंट किया अपने सबसे पुराने फ्रेंड का, जिसका नाम है फ्रांस. और फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, नाम था इमैनुअल मैक्रोन. और आपको पता है कि फ्रांस और ब्रिटिश दोनों इंडिया में अपना एक तरीके से, जब मैं कह सकता हूँ बिफोर इंडिपेंडेंस, दोनों एक दूसरे चाहते थे कि इंडिया में वो ही रूल करे. बट इंग्लिश आगे निकल गए. फिर आपको पता है हैदर अली, टीपू सुल्तान, कैसे फ्रांस ने उनकी हेल्प की. तो इनका एक बहुत पुराना एक इतिहास है. शुरुआत में तो ये ऑब्वियसली हमें कैप्चर ही करना चाह रहे थे, बट बाद में जब इन्हें पता लगा कि कैप्चर नहीं करना, तो फिर इन्होंने हमारी हेल्प भी की अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो तब से ही हमारा फ्रेंड है. नाम है इमैनुअल मैक्रोन, मतलब फ्रांस हमारा फ्रेंड है. ठीक है. और आपने ये देखे ही होंगे, ये इमैनुअल मैक्रोन है. और ये 6th टाइम ऐसा हुआ है कि कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट आया है. 6th टाइम. ठीक है. तो ये याद रखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हेन इज नेशनल वाटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. एक नेशनल वाटर्स डे होता है. वाटर्स का मतलब नेशनल का मतलब राष्ट्रीय. मतदाता दिवस, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए अबाउट वोटिंग. आपको पता है डेमोक्रेसी कब एक अच्छी डेमोक्रेसी बनेगी, जब हम सब लोग सही तरीके से अपना वोटिंग राइट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे. अगर आप वोट डालने नहीं जा रहे हो तो आपकी डेमोक्रेसी वीक होगी. तो नेशनल वोटर्स डे जो मनाया जाता है वो 25 जैन को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जैन 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन बना था. इलेक्शन कमीशन क्या होता है? एक बॉडी होती है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है. इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 324. ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है. पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बट आफ्टर 1989 ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई. ठीक है. तो इसे हम याद रखेंगे. इसका आंसर क्या हो गया? 25 जनवरी. ओके. दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम ऑन 25 जैन 2011. और ये हमने शुरुआत से बनाना शुरू नहीं किया, ये हमने 2011 से बनाना शुरू किया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 25 जैन 1950 को इलेक्शन कमीशन बना था. और ये है हमारा मतदाता दिवस. ओके, नेक्स्ट. विच प्लेयर वॉन द ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड. जो लास्ट ईयर बना था वो इस ईयर भी बना है. और सबको पता है एक नाम, स्काई सूर्य कुमार यादव. इनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. ठीक है. सूर्य कुमार यादव को हम सभी लोग जानते भी हैं. ठीक है. लास्ट ईयर भी यही बने थे और इस बार भी यही बने हैं. ठीक है. नेक्स्ट. हु हैज डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर. ये एक डॉक्यूमेंट्री है एंड इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर व्हाट? ऑस्कर. तो बहुत ज्यादा न्यूज में है. ये एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम, जो झारखंड से थी, 13 ईयर ओल्ड एक लड़की थी जो झारखंड से थी, जो अपने ही रिलेटिव के द्वारा गैंगरेप की गई. क्वेश्चन ये है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है. तो इस फिल्म के डायरेक्टर है निशा पहूजा. ये इस फिल्म के क्या है? डायरेक्टर है निशा पहूजा. टू किल अ टाइगर, अ गर्ल, हर फादर, देयर फाइट फॉर द जस्टिस. क्योंकि इस लड़की, जो ये 13 ईयर लड़की थी, इसको गैंगरेप किया गया बाय देयर रिलेटिव्स. ठीक है. तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये गई है ऑस्कर के लिए. ठीक है. एंड ऑस्कर को अकेडमी अवार्ड्स भी बुलाते हैं. नेक्स्ट. हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन मैराथन चैंपियनशिप. सेकंड इंडियन कौन बना है जिसने क्या जीता है? गोल्ड जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में. तो उनका नाम है मान सिंह. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पहला कौन था. ठीक है. तो 34-year-old मान सिंह won the gold medal with a timing of 2 hours 14 minutes and 19 seconds. पहले कौन थे? गोपी, नाम क्या था? गोपी
Thonakal was the first Indian male athlete to win the Asian Marathon Championship title in year 2017. 2017 में भी हमने जीती थी, उस समय थे गोपी थोनाकल। इस बारी जो जीती है वो जीती है मान सिंह ने, ठीक है, याद रख लेना। When is National Girls Child Day celebrated? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये किया जाता है ऑन 24 जन। और ये हमने जो सेलिब्रेट करना शुरू किया था, ऑब्वियसली इसका एम क्या है, गर्ल चाइल्ड के रिगार्डिंग एक क्या क्रिएट करना, एक जागरूकता क्रिएट करना। जैसे कि आपने देखा है हिस्टोरिकली एंड स्टीरियोटाइपिकली हमेशा से मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ओवर अ फीमेल चाइल्ड। तो फीमेल चाइल्ड के लिए जागरूकता पैदा करना, 24 जैन को हम ये मनाते हैं क्योंकि हमने 2008 में 24 जैन में हमने डिसाइड किया था 2008 में, ठीक है। मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे MOWCD बुलाते हैं। इस मिनिस्ट्री ने 24 जैन ये डिसाइड किया कि हम आज से इसको क्या बनाएंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाएंगे। तो देखो पढ़ भी लेते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड द इश्यूज फेस्ड बाय देम, एंड दिस डे वाज स्टार्टेड इन ईयर 2008। गर्ल चाइल्ड के बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि एक तो इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, ओके, इलिटरेसी, उनको जाने नहीं देते, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर आफ्टर मैरिज डाउरी एंड एक्सेट्रा। तो फीमेल चाइल्ड को हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उसके जागरूक ना हो उसके लिए एक जागरूकता कैंपेन है तरीके से ना। ओके, नेक्स्ट है कपूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न। कोई कपूरी ठाकुर है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है पोस्टुमसली, मतलब मरने के बाद मिला है। क्वेश्चन ये है कि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी, वो पूर्व की चीफ मिनिस्टर थी, किस राज्य की, ऑफ विच स्टेट। तो जो कपूरी ठाकुर है ये चीफ मिनिस्टर थी ऑफ बिहार स्टेट। अब आप पूछोगे सर इन्हें क्यों मिला है, क्योंकि जब ये चीफ मिनिस्टर थी तो शी वॉज नोन फॉर वर्किंग फॉर लाइक व्हाट जो गरीब लोग हैं, जो कह सकते हैं जो अनप्रिविलेज लोग थे, उन लोगों के लिए इन्होंने ये काम किया था। तो दैट्स व्हाई शी गॉट दैट भारत रत्न अवार्ड। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत की पहली महिला सीएम कहाँ बनी। तो जो भारत की पहली महिला सीएम थी वो थी सुचेता कृपलानी, और वो बनी थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद तो बहुत सारी महिला सीएम बनती आई हैं, जैसे आपने सुना होगा ममता बनर्जी, मायावती, आपने नाम सुना होगा। तमिलनाडु की कौन थी वो, जिन्होंने तमिलनाडु की आपको याद, जया आई डोंट, नाम भूल गया हूँ मैं, ठीक है। तो आपको बताया तो बहुत सारी, अभी तो बहुत सारी है, बट सबसे पहले सुचेता कृपलानी और कपूरी ठाकुर किस राज्य से थी, बिहार राज्य से थी, ठीक है। विल बी ऑनर्ड भारत रत्न पोस्टुमसली। इट इज नॉट वर्थी दैट 24 जनवरी इज ऑल्सो द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कपूरी ठाकुर। और ये कपूरी ठाकुर का यहाँ पर 24 जो जैन होता है उनको 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए उसको याद भी किया गया, तभी उनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। इन विच स्टेट 125 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टैचू, 125 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। वो ब्रॉन्ज स्टैचू कहाँ बना है, वो ब्रॉन्ज स्टैचू बना है आंध्र प्रदेश में। और आपको पता है ब्रॉन्ज बनता कैसे, कॉपर प्लस टिन मिलाओ तो ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। हड़प्पन एज को हम ब्रॉन्ज एज भी बुलाते थे, ओके। और ये ब्रॉन्ज का स्टैचू बना है किसके लिए बना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, नोन फॉर लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने हमारा संविधान में ये सबसे जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरपर्सन थे। दैट्स व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ये स्टैचू है, आप देख सकते हैं, ये BR अम्बेडकर है, ये आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर इनका एक 125 फीट का एक स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, महातरी वंदना योजना। ये कोई महातरी वंदना योजना है, किस राज्य ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने डिसाइड किया है कि वो वहाँ पर अपने यहाँ पर 1000 रुपये महिलाओं को DBT देगा। DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा उनके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये डालेगा। और बहुत बड़ी स्कीम है ये, 1000 रुपये पर मंथ डालना। किसी एक के लिए ये 1000 रुपये हो सकता है, बट सरकार को 1-1000 करके कितने पैसे देने हैं उनके लिए एक बड़ा स्कीम है। तो छत्तीसगढ़ है। अब समझ में नहीं आता किसी को पैसे ऐसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है
क्योंकि अगर आप ऐसे पैसे किसी को दोगे तो आप कहीं और पे उस पैसे को कम खर्च कर पाओगे। लाइक मेरे को कोई एक रेलवे, मेरे को क्या करना था, मेरे को एक फ्लाईओवर बनाना था, उस फ्लाईओवर के पैसे मैंने बांट दिए। बट इसके कहना, इसके फेवर में भी एक लॉजिक है। अगर आप किसी को 1000 रुपये देते हो तो आप मार्केट में एक डिमांड क्रिएट कर रहे हो, और जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो कोई उस चीज़ को फुलफिल भी करेगा, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो दोनों तरीके होते हैं। किसी को ये सोशलिस्ट आइडियाज अच्छे लगता है, किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। छत्तीसगढ़ में ये स्कीम लॉन्च की गई है और 1000 रुपये आपको मिलना है एवरी मंथ, ठीक है। दिस स्कीम बिलीव टू बी इंस्पायर्ड बाई लाडली ब्राह्मण, नहीं, इट इज़ नॉट लाडली ब्राह्मण, इट इज़ लाडली बहना योजना, बहन, लाडली बहना योजना वहाँ से लिया गया, ब्राह्मण योजना नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर 16th फाइनेंस कमीशन, हु इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ये कह रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल सबको पता है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 280 होता है। इसका काम क्या होता है? सेंटर एंड स्टेट में जो डिविजिबल टैक्स होते हैं उनका रेशियो क्या होगा। जैसे मैं कहूँ कि 100% है, तो यही बताएगा कि 58% सेंटर को जाएगा और 42% स्टेट को जाएगा। जनरली इसकी रिकमेंडेशन रिकमेंडरी नेचर की होती है, मतलब ये जनरली रिकमेंड करते हैं कि हाँ इतना दे दो। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मान ही लेती है, मगर इनकी रिकमेंडेशन ऑब्लिगेटरी नहीं होती, ऑब्लिगेशन नहीं होता कि सेंटर को मानना ही मानना। जनरली सेंटर मान लेता है और इनकी रिकमेंडेशन रिकमेंडेटरी होती है कि ये ऐसा कर लो। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आर्टिकल 280, और इस बंदे का नाम है जो ये है वो है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ठीक है। ये इन्होंने आपने इनको जरूर देखा होगा, डॉक्टर अरविंद पनगरिया, पहले ये नीति आयोग में थे, ओके। बाकी यहाँ पर कुछ पढ़ने लायक है, आप इसे एक बार ही पढ़ लेना। फॉर्मर वाइस चेयरमैन, क्योंकि आपको पता है नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। पहले ये क्या रह चुके हैं? वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं नीति आयोग के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द फोर्ब्स, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है इस दुनिया में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग करेंसी का मतलब होता है जिसमें लोगों का बिलीफ हो, लोग जिसे मानते हो, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी कंट्री की जो करेंसी होती है, अगर वो सभी के साथ पॉजिटिव में हो तो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी आप बोल सकते हो। तो कुवैती दिनार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। सेकंड नंबर पर जो करेंसी है वो कौन सा है? बहरीनी दिनार है। थर्ड नंबर पर कौन सी है? ओमानी रियाल। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड जो करेंसी है यूरो, वो 9th प्लेस पे आती है। और यूएस डॉलर किस प्लेस पे आता है? 10th प्लेस पे आता है। ये आप इसे याद रखना, बच्चे जनरली कभी यूएस डॉलर लगा के आए, और यूएस डॉलर आप देख सकते हो वो 10वें नंबर पर आता है, ठीक है, कुवैती दिनार। नेक्स्ट, ग्रंथ एक स्क्रिप्ट है, जैसे कि देवनागरी एक स्क्रिप्ट है, हिंदी लिखते हैं उसमें। पहले वो संस्कृत लिखने में काम आती थी। वंस यूज्ड टू राइट संस्कृत, वॉज मेनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। अभी कह रहा है जो ग्रंथ स्क्रिप्ट है जो पहले संस्कृत लिखने में काम आती थी वो किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो बच्चों वो जो ये है पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करती है। पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया। अगर आज आपको देखना है कि ग्रंथ स्क्रिप्ट कैसे थी, तो आप ऐसा करना, आज आप देखना मलयालम लैंग्वेज, और मलयालम लैंग्वेज किसकी है? केरला की है। तो मतलब आप इसे कह सकते हो कि मलयालम की जो स्क्रिप्ट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है कौन सी स्क्रिप्ट से? ग्रंथ स्क्रिप्ट से, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी कुछ लिखा है, आप एक बार इसे जरूर पढ़ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डिजीज एक्स। एक डिजीज एक्स है, WHO ने बोला है कि ये भी हाईली पोटेंशियल है कि ये पेंडेमिक बनेगा। जैसे कोरोना पेंडेमिक बना था, तो WHO के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये भी एक पेंडेमिक बन सकता है। डिजीज का नाम फिलहाल एक्स है। तो यही पूछ रहा है कि इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या ये फंगल डिजीज है, प्लांट डिजीज है, जेनेटिक डिजीज? नहीं, ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। कौन सा वायरस है अभी पता नहीं है। एनी ऑफ 25 वायरस फैमिलीज, तो टोटल 25 वायरस फैमिलीज है, पता नहीं है कौन सी फैमिली से रिलेटेड करते, तभी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। WHO ने कहा, वार्न किया है कि भाई ये भी पोटेंशियल है पेंडेमिक बनने का। हाइपोथेटिकल पैथोजन फॉर फ्यूचर पेंडेमिक, हाइपोथेटिकल ये अभी पता नहीं है क्या है क्या नहीं है,
बट हाँ इसके अंदर चांसेस है कि ये भी कल को पेंडेमिक बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डीके बसु जजमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डीके बसु एक जजमेंट था। अब डीके बसु आई थिंक वेस्ट बंगाल से थे, तो पुलिस की कस्टडी में ना बहुत सारी डेथ हो रही थी, कस्टोडियल डेथ जिसे बोलते हैं। आपको पता है कि कैसे मैन हैंडलिंग होती है ना, मैन हैंडलिंग होती है ऑफ लाइक, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 गिवन है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, ठीक है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आपको कुछ राइट्स गिवन है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ना, आर्टिकल 22 होता है, ठीक है। बट किसी चीज का अगर प्रॉपर किसी चीज का अगर आप प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे यू हैव पेन, और बट आपने पेन से लिखा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 20 दे रखा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल आपको पता है, ठीक है। बट फिर एक जजमेंट भी आया था, डीके बसु गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस दी थी कि कैसे आपको जो आपकी कस्टडी में होते हैं क्या उनके पास क्या राइट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक राइट दिया गया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा उसका जो नेम बैज होगा वो क्लियरली दिखना चाहिए। अगर कोई कस्टडी में है वो अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव से बात कर सकता है। कुछ ये गाइडलाइन जुडिशरी के द्वारा दी गई थी जिससे कस्टोडियल डेथ्स जो है वो कम हो जाए। तो क्वेश्चन है कि डीके बसु जजमेंट ये जो है न्यूज में है, तो ये क्या है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हो, प्रोटेक्ट द राइट एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन पुलिस कस्टडी। ये ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अभी आपको देखा है कि आपने कैसे आईपीसी सीआरपीसी इनका नाम चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा न्यूज में था, ठीक है। नेक्स्ट, Supreme Court of recently emphasized the D.K. Basu judgment 1996 against police abuse and custodial violence. The landmark case D.K. Basu case, State of West Bengal addressed death in the police custody. और ये जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एक एक्सरसाइज है, नाम है डेजर्ट नाइट, जिसे किसने कंडक्ट कराया है, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराया है। ये कह रहा है कि कौन सी दो और कंट्री के साथ क्या है। तो अरेबियन सी पे एक्सरसाइज चल रही है, कौन सी दो और कंट्रीज हैं, फ्रांस एंड यूएई। इन दो कंट्री के साथ मिलकर ऐसे किया है। आपको पता है ये राफेल है हमारा, ये फ्रांस और इंडिया के दोनों के राफेल यहाँ पे हैं। तो चल रहा है एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है आपका, डेजर्ट नाइट। ओके, तो एक फेस्टिवल चल रहा है, 42 डेज का फेस्टिवल है, नाम है महामंडल फेस्टिवल। तो आपको पता है कि 22 जैन को क्या हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी इन अयोध्या। अयोध्या एक शहर है, सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एक फेस्टिवल बन रहा है, फेस्टिवल का नाम है महामंडल फेस्टिवल। इस महामंडल फेस्टिवल में क्या होगा, डेली हवन पूजन होगा फॉर 42 डेज। अयोध्या में हो रहा है, तो अयोध्या में हो रहा है, तो भाई कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। आप इसे याद रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ओके, वाइज लेक रेतबा कॉमनली रेफर्ड एज पिंक लेक। एक तो लेक रेतबा देख ही लेते हैं। ये लेक रेतबा है, देखो इसका जो कलर है वो पिंक कलर का है। ये जो लेक है ये है कैप वर्ड पेनिनसुला में, सेनेगल में। तो सेनेगल में एक लेक है, लेक रेतबा इसका नाम है, पिंक कलर इसका है। थ्रेटेंड बाई पोल्यूशन एंड माइनिंग, इट्स वाटर प्राइमरली सोर्स फ्रॉम द सी आर होम टू हेलोफिलिक ग्रीन एल्गी डेनोला सेलिना। द एल्गी रेड पिगमेंट गिव द लेक इज डिस्टिंक्टली पिंक कलर। तो असल में ये जो पिंक कलर इसको दिया गया है, ये दे रहा है एक तरह की एल्गी इसको ये कलर दे रही है। और क्वेश्चन हमारा यही है कि लेक रेतबा कॉमनली रेफर्ड एज पिंक लेक, व्हाई, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फ्लेमिंगोस, नहीं। अबंडेंट, ओके, हाई आयरन कंटेंट, नो। रिफ्लेक्शन ऑफ सराउंडिंग लैंडस्केप, नो। अबंडेंस ऑफ हेलोफिलिक ग्रीन एल्गी, इसकी वजह से इसका जो कलर है वो क्या हुआ, वो पिंक हुआ है, ठीक है। ये आपकी लेक है। आप सोचो, आपने अगर ये लेक देख दी तो कितना मतलब अजीब लगेगा कि पिंक कलर की लेक है, ठीक है। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस मनाते हैं अभी से, ये 2021 से बनाना शुरू किया है, नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, ठीक है। किसके लिए याद में, सुभाष चंद्र बोस की याद में। सुभाष चंद्र बोस का आपको रोल पता ही है, इंडियन नेशनल आर्मी में मोहन सिंह ने उनको बागडोर दे दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने एक वो बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, आपको याद होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने आपको देखा होगा अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीप कब्जाए थे विद द हेल्प ऑफ जापानीज आर्मी। इवन इनका मानना था कि जर्मन आर्मी से भी हेल्प ले लो, जिसके अगेंस्ट थे गांधी जी, ठीक है। तो पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है,
टू कॉमोरेट सुभाष चंद्र बोस 127th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, बोस का जो जन्म हुआ था 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। जॉइंड द इंडियन नेशनल फॉर्म, सर्व एज अ प्रेसिडेंट बट रिजाइन इन 1939। ही फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया, 1939 में रिजाइन करना पड़ गया था क्योंकि गांधी जी इनके लीडरशिप के अगेंस्ट में थे। गांधी जी ने अपने एक बंदा खड़ा किया था जिसका नाम था पट्टी भाई सीतारमैया। तो पट्टी भाई सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया और वो प्रेसिडेंट बन गए इन त्रिपुरी सेशन। बट गांधी जी ने जब फोर्स किया कि आपकी जो टीम होगी वो हमारी मर्जी से चुनी जाएगी, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आई एम रिजाइनिंग, अब आप देख लो अपना जो करना है। ठीक है, 23 जैन। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। तो ओब्वियसली संविधान तो अपना सम्मान होता ही है भाई। ओब्वियसली अगर हमारे देश हमने देखा होगा, अगर आप बात करें पाकिस्तान की और बात करें अपनी, तो हम एक जो दो देश हैं एक साथ आज़ाद हुए थे, और पाकिस्तान आज कहाँ है और हम कहाँ हैं। पाकिस्तान में आज तक कभी कोई 5 साल तक कोई पीएम नहीं बना। सोचो किस तरह की डेमोक्रेसी है जहाँ पर पूरी ज़िंदगी में किसी पीएम ने 5 साल पूरे ना किए हो। तो और ये हमारे यहाँ पर जनरली हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने हर किसी ने किया, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया हो। और ये संविधान की ही इज्जत है। हम चाहे कितने बुरे लोग हो, हमें मानना है, मगर हमने संविधान की इज्जत करके अपनी डेमोक्रेसी को हमेशा स्ट्रेंथन करके रखा है। जब हमारा संविधान बना था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के पंडित होते हैं उन्होंने बोला था कि हद से 10 साल नहीं तो 15 साल ये संविधान चलेगा, फिर फेल हो जाएगा। और हम इंडियंस ने, आपको पता ही है, 75 ईयर्स करके दिखा दिए हैं, और ये मेरे को लगता है अगले 7500 सालों के लिए चलेगा। ठीक है, तो ये कैंपेन चलाया गया है हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसे चलाया है। ठीक है, नेक्स्ट, what is the primary objective of strategic intervention for green hydrogen transition? तो ये जो साइट प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, और साइट की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। अगर साइट की फुल फॉर्म पता है तो इसका मतलब है कि एक बात कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है सब जगह ना, पानी H2O सब जगह हाइड्रोजन है। फिर हाइड्रोजन बनाने में परेशानी आती है। हाइड्रोजन बनाने के भी 2-3 तरीके हैं। जब आप क्या करते हो, आप किसी नॉन रेन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तब वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। बट जब आप रेन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्ट यूज करके एक हाइड्रोजन क्रिएट करते हो तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होती है। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जिसको बनाने में कोई पोल्यूशन नहीं हुआ है। तो नाम क्या हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। हाँ, हाइड्रोजन बनाने के लिए जो भी लगता होगा, रिएक्शन होती होगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी, अगर उसका यूज हो रहा है उसकी वजह से कोई पोल्यूशन हो रहा है तो दैट इज नॉट ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन ये हो गया। नॉन अलाइन मूवमेंट। तो भाई नॉन अलाइन मूवमेंट जो चल रहा है वो कंपाला में चल रहा है। ठीक है, कंपाला कहाँ है? उगांडा में। उगांडा में ये कंपाला है। नॉन अलाइन मूवमेंट होता क्या है? तो देखो, पहले आपको बताया कि पहले दुनिया बाइपोलर थी। एक साइड यूएसए था और एक साइड यूएसएसआर था। तो या तो कंट्रीज यूएसए की साइड थी या यूएसएसआर की साइड थी। बट कुछ कंट्रीज ने डिसाइड किया, लाइक इंडिया, लाइक यूगोस्लाविया, लाइक घाना, इजिप्ट, इन कंट्रीज ने डिसाइड किया, सर्बिया, इन कुछ कंट्रीज ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि ना तो हम यूएसए के साथ होंगे ना हम यूएसएसआर के साथ होंगे। तभी इसका नाम क्या रखा है? नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हमें किसी के साथ भी अलाइन नहीं होना है। अब ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट है ये शुरू हुआ था 1961 में। जगह थी बेलग्रेड। बेलग्रेड का है, सर्बिया में है, वहां से ये शुरू हुआ था। और आपको बताया 2 ही पोल थे, यूएसए यूएसएसआर। अब आप बोल सकते हो सर नहीं, हम तो थोड़ा रशिया की साइड थे। यस, हम थोड़ा रशिया की साइड थे, बट हमने फॉर्मली किसी के, मतलब अब रशिया की हेल्प लेना जरूरी पड़ गया ना बीच में हमें, बट हम उसकी ऐसा नहीं है हमने खुलेआम बोला कि हम तो रशिया के साथ हैं। हाँ, हमें लगा कि जब हमारे पे यूएसए ने प्रेशर बनाया तो हमें यूएसए से आगे थोड़ी साइड हो गए। तो इन ट्रू सेंस तो नहीं हो पाए, बट हाँ ये नॉन अलाइन मूवमेंट था जब हमने डिसाइड किया कि हम कोल्ड वॉर में नहीं पड़ेंगे, ना हम यूएसए की साइड जाएंगे ना यूएसएसआर की साइड जाएंगे। 1961 में ये शुरू हुआ बेलग्रेड सर्बिया में। कुछ कंट्रीज ने मिलकर इंडिया, यूगोस्लाविया, घाना, इजिप्ट एंड सर्बिया। और ये रही इनकी फोटोज, ये रहे उस समय के लोग जिन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने मिलकर ये शुरू किया।
अभी ये जो हो रहा है ये युगांडा में हो रहा है, और इस युगांडा की मीटिंग में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा? हमारे फॉरेन मिनिस्टर, नाम क्या है? एस जयशंकर हमें रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एक तमिल नॉवेल है, नाम है नाथन औरंगजेब, इसका मतलब है कन्वर्जेशन ऑफ औरंगजेब। ये जो नॉवल है ये किसने लिखी है? ये लिखी है चारू निवेदिता ने। ठीक है। एफकेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो एक मिसाइल है, मिसाइल का नाम है टॉमहॉक मिसाइल, और ये कैसी मिसाइल है? ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब जिसके अंदर इंजन होता है। ठीक है। एक बार मिसाइल भी देख लेते हैं। देखो ये इंफ्रारेड कैमरा है यहाँ पर, ये वॉरहेड है जो भी मतलब उड़ाने के काम आता है। यहाँ पर बीच में एक कंप्यूटर है जो इसको चलाता है। यहाँ से ये एयर इनटेक करता है, यहाँ पर ये फ्यूल टैंक है और यहाँ पर इंजन है। तो क्रूज मिसाइल कौन सी मिसाइल होती है? जिसके अंदर इंजन होता है। जिसके अंदर इंजन नहीं होता है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वो गुलेल की तरह काम करती है। उसे आप एक सर्टेन हाइट पर छोड़ते हो, फिर बाद में वो फ्री फॉल करती है। बट इसके देखो, इसको तो पूरा इंजन विंजन सब है, इसके अंदर कैमरा इंजन है। अगर आपको कोई काम प्रिसाइजली करना है, कोई प्रिसाइज टारगेट हिट करना है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ये चीज़ हिट करनी है, जैसे ये पेन हिट करना है, तो आप बैलिस्टिक नहीं, आप क्रूज मिसाइल भेजते हैं। अगर आपको छुप के काम करना है, स्टेल्थ काम करना है, तो क्रूज मिसाइल स्टेल्थ काम करती है। वो पेड़ों के ऊपर ऊपर को चल के कभी कभार रडार को भी धोखा दे देती है। तो टॉमहॉक मिसाइल है, अमेरिका बेच रहा है, किसको बेच रहा है? जापान को बेच रहा है। ठीक है। आप याद रखना, जापान जो बहुत सालों तक एक ऐसी नीति अपनाई जहां पर वो पीस की नीति अपनाता था, बट अभी उसको भी करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ चाइना। चाइना से जो बहुत थ्रेट है, तो वो इस तरह की मिसाइल उससे खरीद रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन रूम्स न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि यूएनडीपी और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क recently launched green rooms in Ukraine. The green rooms are specially equipped with space facilities, interaction between police officer and child survivor and witness of the crime. तो हुआ क्या है, यूक्रेन में जो भी चाइल्ड सर्वाइवर्स थे, विटनेस ऑफ क्राइम्स थे, जिनके साथ भी गलत हुआ है, तो यूएनडीपी एंड डेनमार्क ने मिलकर एक प्रोग्राम चलाया है ग्रीन रूम, जहां पर उनकी काउंसलिंग होगी। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि एसोसिएटेड विद व्हाट कंट्री? वो जो चाइल्ड सर्वाइवर्स है वो किस कंट्री के हैं? यूक्रेन के हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया? यूक्रेन हो गया। ठीक है। कुछ ऐसे मिलके कुछ करा जाएगा बच्चों के लिए, उन्हें काउंसलिंग दी जाएगी, क्योंकि देखो डिप्रेशन एक मेंटल एंजाइटी होती है, जो आपके साथ गलत होता है कुछ। ठीक है। एक सिस्टम है कनात सिस्टम। अब ये सिस्टम में बहुत सारी कंट्री में था कनात सिस्टम ना। ये जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? एंशिएंट वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इन रिस्पॉन्स टू सीवियर वाटर शॉर्टेज इन ड्राई रीजन ऑफ अफ्रीका, द एंशिएंट कनात सिस्टम इज प्रपोज्ड एज अ सोल्यूशन originating in the arid areas worldwide. This water supply system channels mountain water through sloping tunnel to address limited water supplies, known by various names such as Fogara, Fallas, Kanat, have been used in the century in regions like North Africa, Middle East and Asia. तो ये सिस्टम है, ये एक अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है जो यूज हो रहा है जनरली डेजर्ट एरिया में टू स्टॉप इवेपोरेशन एंड एक्सेट्रा। तो ये कह रहा है कनात सिस्टम कहाँ पे है? एंशिएंट। और ये कह रहा है इसके और भी नाम हो सकते हैं, जैसे फोगारा और फलाज, अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर। फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर मतलब किसी भी टीम के से वो बिलोंग नहीं कर रहा है। वो कौन है? वो है सुए रेडफर्न। ये इंग्लैंड की है। The ICC appointed Redfern as the first female neutral umpire to the official bilateral series. Redfern will umpire the upcoming ICC Men's Championship and T20s, Women's Championship and T20 matches between Australia and South Africa. तो फर्स्ट न्यूट्रल एम्पायर है ये। नाम क्या है? सू रेडफर्न, जो इंग्लैंड की है। ठीक है, ये याद रख लेना। ओके, चलो आज की हमारी करंट अफेयर क्लास खत्म हो गई है। आपको आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। है अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.